आज की वीडियो में क्लास 12th हिंदी। ठीक है, पूरी किताब के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपकी किताब में महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कि जो भी पेपर में आते हैं बस सभी देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 100 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप तैयार करते हैं कि नहीं आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको तैयार अगर कर लिया तो 100 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कि 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, गद्य खंड के, पद्य खंड के, निबंध आता है, पत्र आता है, हर चीज़ आती है, वो सभी ले ली हमने। ठीक है, इसको तैयार कर लेना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हर साल प्रश्न आते हैं वही हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, फिक्स है यहाँ ने। देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास क्वेश्चन 10 आपके एग्जाम में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आए। अगर आपने 10 नंबर सही कर दिए तो समझ लीजिए पेपर आपका सबसे बेस्ट नंबर आएंगे हिंदी में। 10 नंबर है, बहुत यही मेन चीज़ करना होता है। आगे पीछे थ्योरेटिकल में कुछ ना कुछ लिख देंगे तब भी हो जाएगा कम, लेकिन इसमें डायरेक्टली अगर सही कर दिया पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तुरंत 0 नंबर मिल जाएगा। अगर थ्योरेटिकल वाला कोई क्वेश्चन मान लीजिए जीवन परिचय है, जीवन परिचय आप कुछ भी लिख देंगे, सिर्फ मतलब कि जन्म सही होनी चाहिए, मृत पिता का नाम, माता का नाम, ये सब सही होना चाहिए, तब भी हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे थ्योरेटिकल तब भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली 0 मिलता है और गलत हो जाता है। इनको अच्छे से तैयार करना। एमसीक्यू देखिए, पहला डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, कौन सा है? माता भूमि है, शेष स्मृतियाँ है, विचार प्रवाह है, रस मीमांसा है। बताइए कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, आप कमेंट करते रहना कितने आपने सही किए। समझ लिया आपके पास एक पूरा पेपर आ गया है। ठीक है, कौन सा होगा? माता भूमि होगा यहाँ पर। ठीक है, माता भूमि। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक होते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, सूरदर्शन। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसी में से ऑब्जेक्टिव फंसेंगे जितने हम करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन से? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर। फिर देखिए आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं। ये सब पेपर में आए हुए पिछले सालों के पेपर से लिए हमने। ठीक है, कहीं मॉडल पेपर से नहीं लिए, मॉडल पेपर इधर उधर दिए जाते हैं, पेपर से जो आते हैं वही बार बार आते हैं। ठीक है, देखिए आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुद्ध दर्शन। क्या? शुद्ध दर्शन। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। क्या लिखा हुआ? आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं, ये बताना है आपको। तो कौन सा होगा यहाँ पर? बताइए। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। क्या होगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए हमने बताया था क्या भूलूं, यहाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में इसमें फंसेगी जरूर। ठीक, क्या भूलूं कि याद करूं किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की, रिपोर्ट राज की। बताइए कौन सी है यहाँ पर। क्या भूलूं कि याद करूं किस विद्या की रचना, ये आपको बताना है। ठीक है, किस विद्या की रचना आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी। आत्मकथा है यहाँ पर। क्या है? आत्मकथा। फिर देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? बताइए। पुनर्नवा की, निर्मला रानी नागफनी की कहानी, सुखदा। ठीक है, सुखदा। बताइए कौन सी होगी यहाँ पर। बहुत ही यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। रानी नागफनी की कहानी। क्या होगी? रानी नागफनी की कहानी। फिर देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए रीतकाल की प्रमुख विशेषता है, रीतकाल की प्रमुख विशेषता बताइए कौन सी होगी यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला गया? रीतकाल की प्रमुख विशेषता यहाँ पर प्रकृति है, ईश्वर वंदना है, युद्धों का सजीव वर्णन है, मुक्तक काव्य रचना है यहाँ पर। बताइए कौन सी होगी यहाँ पर रीतकाल की प्रमुख विशेषता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर प्रकृति चित्रण लिखिए, जैसे कि पूरी प्रकृति चित्रण वो लिखा होता है। प्रकृति चित्रण पेपर में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, प्रकृति नहीं लिखा हुआ, प्रकृति चित्रण। रीतकाल की प्रमुख विशेषता कहते हैं प्रकृति चित्रण। ऑप्शन नंबर का एक ही पहले ही हो जाएगा, पहले ही होगा यहाँ पर। ठीक है, रीतकाल की प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 7वां ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। नहीं है यहाँ पर। देखिए हुंकार, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की, रसमरथी ये भी है, चित्रधार ये जयशंकर प्रसाद की है, यहाँ पर रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की है। यही होगी ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, चित्रधार। यहाँ पर क्या होगा? चित्रधार होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है। फिर देखिए यामा रचना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अग्गी, सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा आप जानते होंगे कौन सी है? महादेवी वर्मा जी की है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरणकाल नाम दिया है यहाँ पर। बताइए हिंदी साहित्य के चरणकाल नाम दिया है यहाँ पर, किसने दिया था? यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी यहीं के लिखे होंगे यहाँ पर। देखिए लिखे हुए कहीं डॉक्टर राम कुमार, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नहीं मिला, हमेशा ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला था यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद देखिए कौन सा? ये वाला है, चौथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। क्या है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन से? राजा लक्ष्मण सिंह। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल रचना तो बहुत सिंपल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यहाँ पर कुटज। ठीक है, फिर देखिए सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? वर्तेंद्र युग, द्विवेदी युग,
ठीक है, छायावादी युग, प्राकृतिकवादी युग, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं यहाँ पर बताना है। ठीक है, द्विवेदी युग के हैं यहाँ पर, कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द्विवेदी युग। फिर देखिए आनंद कादंबिनी के संपादक थे, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे यहाँ पर बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये लिखा हुआ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल, अलख, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, परीक्षा गुरु होगा यहाँ पर, क्या होगा, परीक्षा गुरु। फिर देखिए दीप जले शंख बजे विद्या है यहाँ पर, बताइए रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तंत, संस्मरण। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, दीप जले शंख बजे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दीप जले शंख बजे किसकी है, संस्मरण की है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा होगा, देख लीजिए चौथा है यहाँ पर। ठीक है, संस्मरण। फिर देखिए सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, बताइए पल्लव, वीणा। फिर देखिए नहीं पूछा गया है, रसवंती, लोकायत्यान, बताइए कौन सी होगा यहाँ पर, रसवंती होगा यहाँ पर, क्या होगा, रसवंती। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर रसवंती होगा यहाँ पर। फिर देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया है। ठीक है, चरण काल नाम दिया है यहाँ पर, चरण काल नाम दिया, बताइए किसने दिया था यहाँ पर, ये इसको कमेंट करना, ये छोड़िए। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमशाही शाखा के कवि हैं, कवि नहीं हैं, प्रेमशाही शाखा के कवि नहीं है यहाँ पर, बताइए कौन से, जयसी, मंजन, ठीक है, नंददास, कुतुवन, कौन से, नंददास है यहाँ पर, क्या है, नंददास। ठीक है, या इसको आप कमेंट तो आप करेंगे, नंददास लिखिए, नंददास होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कमेंट तो आप करते नहीं हैं। अज्ञ की रचना है यहाँ पर, बताइए अज्ञ की रचना कौन सा होगा यहाँ पर, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, अपरा, जंकार, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, आंगन के पार द्वार होगा, क्या होगा, आंगन के पार द्वार यहाँ पर। ठीक है, इसका आप कमेंट करेंगे। आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य, इसमें कमेंट करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदासुखलाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का, आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आप कमेंट करेंगे यहाँ पर। हमारे पास क्या होगा, ये 20 क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन छांटने के लिए, गद्य खंड के लिए वो आता है, पैराग्राफ आता है। ठीक है, वो तो आप छांट सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं तब भी खाली पार्ट का नाम याद कर लेना, लेखक का नाम याद कर लेना, चैप्टर नंबर पहला पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेना, बस उसी में से आपका फंस जाएगा पैराग्राफ, एक 100% गारंटी है। बस उसमें से क्वेश्चन आना तो आप छांट ही सकते हो, उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो कभी पढ़ा नहीं वो भी छांट देता है क्वेश्चन, तो बस पढ़ना होता है, हिंदी में कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए जीवन परिचय देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तैयार कीजिए आप। ठीक है, जो तैयार करने वाली उसको मत, उस पर मत टाइम बर्बाद करना आप। ठीक है, परिचय इसका, अब किसका देखेंगे, लेखक का देखेंगे। 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे इसी जीवन परिचय को, ध्यान रखना। ठीक है, साहित्य परिचय, जीवन परिचय आपको लिखना होता है 2024 में 100% ही फंसेगा। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, वो सिंपल भाषा में लिखा हो, कुछ है नहीं इसमें। देखिए जीवन परिचय, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। सबसे मेन इसमें जीवन परिचय में क्या होता है मालूम है, सिर्फ आपको जन्म राइट मालूम होना चाहिए, मृत्यु मालूम होना चाहिए, इनके पिता का नाम मालूम होना चाहिए, बस यही लिखना होता, कुछ रटना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ लेना है। जन्म मेन चीज़ आपको रट लेनी, रटना क्या है जीवन परिचय में होता है मालूम है, जन्म याद कर लेना होता है, पिता का नाम रटना होता है। ठीक है, माता का नाम, मृत्यु, यही चीज़ का पुरस्कार मिला, कहाँ पढ़े, कितनी पढ़ाई की, यही जीवन परिचय होता है, कुछ होता नहीं है। ठीक है, और साहित्य परिचय में कब इनाम मिला, कितनी रचनाओं में, कितनी रचनाएं की, साहित्य परिचय में लिखना होता है। ठीक है, देखिए जीवन परिचय क्या होता है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ होता है, खेड़ा नामक ग्राम में होता है। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। इसलिए इसकी बाल्यावस्था लखनऊ में व्यतीत हुई, इनकी बचपना मतलब कि लखनऊ में सब व्यतीत हुआ। ठीक है, व्यतीत हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की, इनकी यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं 12th के बाद एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो 12th क्लास में, 12th क्लास के बाद कॉलेज में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, परीक्षा वहाँ से उन्होंने क्या की, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इन्होंने पीएचडी की, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने क्या की, पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व के विभाग के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय पुरातत्व क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत से संस्थाओं में सभापति भी रहे, क्या रहे, बहुत से संस्थाओं में क्या रहे, सभापति भी रहे। ये उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, या महान साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। ये मेन चीज़ लिखना है आपको, ये कुछ भी लिख देना इधर उधर चल जाएगा, एमए की परीक्षा चल जाता है। ठीक है, लेकिन मृत्यु जन्म ये जरूर याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इनके पिता का नाम, इनकी माता पिता लखनऊ में रहते थे, पिता का नाम नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में बीती थी। ठीक है, जितना लिखा उस टाइप से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, माता पिता का नाम देख लेना, उसमें हमने नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। ठीक है, फिर देखिए साहित्य परिचय, देखिए वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। भाषा और खड़ी बोली, इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। इन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और
अनुवाद लिखने का शौक था। ठीक है, क्या क्या गया वही यहाँ पर इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया है यहाँ पर। ठीक है, यही लिखना होता है क्या। वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। रचनाएं लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना निम्नलिखित हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, ठीक है, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसी में से रचनाएं ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब एक और जीवन परिचय देखेंगे लेखक का। ठीक है, इन दो में से आपका 100% फंस जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, शांति निकेतन, काशी हिंदी विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग का क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक है, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, क्या क्या सम्मानित किया। तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, क्या भारत सरकार, ये पढ़ना है, इसमें क्या है आपको समझाना है यहाँ पर। ठीक है, बस जन्मतिथि कुछ भी लिख लेने के बाद पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की क्या उपाधि से विभूषित किया यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी से अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, देखिए 19 मई 1979, ठीक है, 79 ईस्वी को यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ठीक है, इनकी मृत हो गई। ठीक है, स्वर्गवास हो गया, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, साहित्य परिचय, इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। ठीक है, निबंध के रूप में लिख लीजिए। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहाँ नित्यप्रत के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी के निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहाँ नित्यप्रत के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है। इतना नोट कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए, आलोचक के रूप में लिख लीजिए यहाँ पर। किसमें लिख लीजिए, आलोचक के रूप में। ठीक है, किसमें लिख लेंगे, आलोचक के रूप में लिख लेंगे। लिख लीजिए यहाँ पर आलोचक के रूप में। रुक जाइए, इसको सही से कर लेते हैं कैमरे को। देखिए, आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या, आलोचनात्मक साहित्य दृष्टि से द्विवेदी जी का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। सूर साहित्य क्या है, उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, उपन्यास के रूप में लिख लीजिए। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास रचना की। ठीक है, द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की क्या की रचना की यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। कृतियाँ लिख लीजिए। निबंध संग्रह कौन सी हमारे पास, अशोक के फूल, कुटज, विचार, प्रभा आदि पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए निबंध संग्रह का रूप में। निबंध संग्रह कौन सा है, अशोक के फूल, कुटज, विचार, प्रभा आदि। ठीक है, अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, नहीं कवि का देखेंगे। ठीक है, जीवन परिचय। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के, ठीक है, सिमरिया गाँव में हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के कहाँ हुआ था, सिमरिया गाँव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, इनकी अल्पायु से ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी अल्पायु से क्या होगा, इनकी अल्पायु से इनके पिता का देहांत हो गया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पटना विश्वविद्यालय से क्या, इनको बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ सके यहाँ पर। ठीक है, पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके, मतलब कि बहुत सी इन्हें दिक्कतें हो गई, पैसे की दिक्कतें हुई, इसलिए आगे नहीं बढ़ सके यहाँ पर। ठीक है, नहीं बढ़ सके ता नौकरी में लग गए। जिसके पिताजी ने वो नौकरी तो करेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, कुछ काम करने लगे, मान सकते हैं यहाँ पर। कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया यहाँ पर। ठीक है, जो पढ़ाई की थी उन्होंने कुछ दिनों बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद थोड़ी जो नौकरी की, जॉब की इधर उधर। ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने क्या किया, प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया यहाँ पर। ठीक है, इन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, इन्हें भारत सरकार ने क्या पद्म भूषण से क्या सम्मानित किया। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य का गगन, ठीक है, गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया, यानी इनकी मृत हो गई, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब साहित्य परिचय लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए आप जरूरी नहीं इस टाइप से लिखा, अपनी भाषा बनाकर लिख सकते हैं। फिर देखिए साहित्यिक परिचय किस टाइप से लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर छाया बहादुर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में
सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। ठीक है। फिर देखिए, एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ठीक है, ताना बाना दिया। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वरेसी कहानी, मानवीय प्रेम। ठीक है। देखिए समझिए, पुरस्कार से सम्मानित, देखिए कौन सी पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना। ठीक है। उर्वशी की कहानी, मानवीय प्रेम। ठीक है। वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है। इर्द गिर्द क्या होती है? घूमती हैं। इतना आपको साहित्य परिचय में लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर प्रमुख काव्य रचनाओं, रेणुका, इसी में से ऑब्जेक्टिव में देने का, रेणुका अभी देखी थी, अभी रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना, अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ाई थी हमने। ठीक है। रेणुका क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमर्थी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, ठीक है, सीपी और संग आदि। ठीक है। ये रचनाएं शामिल हैं। इतनी आप रचनाएं ले सकते हैं। इस टाइप से जीवन परिचय स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लेना। ठीक है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, देखिए यहाँ पर। ठीक है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, इसी में से आपके फंस जाएगा जीवन परिचय, 2 में से 4 वगैरह, 4 2 फंस जाएंगे, 10 नंबर के, ध्यान रखना। जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। ठीक, कुछ है नहीं। देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। फिर देखिए साहित्य परिचय लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रप्रेम विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। ठीक है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। इसलिए इनके सभी कवियों ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। ठीक है। साकेत महाकाव्य के लिए, साकेत कहते हैं इनका महाकाव्य। ठीक है। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। क्या क्या यही लिखना होता है साहित्य परिचय में, क्या किससे सम्मानित किया, क्या रचनाओं में किया, क्या अनुवाद किया, यही लिखना होता है। ठीक है। उन्हें पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। लिख लीजिए, फिर रचना दिखाते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए रचनाएं देखेंगे। देखिए गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। अनुदित रचनाएं, वीरगाना, ठीक है, वीरगाना, ठीक है, मेघनाद वध, प्रतिसार, इसी टाइप से हमको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है। मौलिक रचनाएं, सकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है। सकेत, भारत भारती, यशोधरा यहाँ पर। ठीक है। लिख लिए। जीवन परिचय आपके अगर तैयार हो गए तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। अब देखिए इसको, दिए गए संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है। संस्कृत गद्यांश का क्या करना होगा आपको? हिंदी अनुवाद करना होगा। इसमें कुछ होता है नहीं है, समझ लिया। अगर आपने हिंदी पढ़ ली तो अपने आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ निकालना होता नहीं। 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का मतलब कि हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है। देखिए यही है यहाँ पर, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु। ठीक है। इसी टाइप से आपको पढ़ लेना है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको संदर्भ लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। संदर्भ क्या लिख देना? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है। महामना मालवीय पाठ से लिया गया है यहाँ पर। ठीक है। यही लिखा हुआ है। मत्र, कार्श्च शीत, ठीक है, कर्चा शीत, परमस्य, आपको पढ़ना नहीं होगा। सर्वोच्च गुण जन सेवेव असीत, यही यहाँ पर पढ़ना। देखिए महामना विद्वान मतलब कि महामना विद्वान, महामना मतलब मदन मोहन मालवीय। ठीक है। विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता। देखिए वक्ता मतलब वक्ता होता है, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। ठीक है। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। ठीक है। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। इनका सर्वोच्च गुण क्या था? जनसेवा ही था। ठीक है। जहाँ कहीं ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होते देखते वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। ठीक है। वहाँ क्या हो जाते थे? शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे तथा सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। ठीक है। प्राणियों की सेवा ही इनका क्या था? स्वभाव था। कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस टाइप से हमको पढ़ लेना है, बस इसको याद कर लेना है यहाँ पर। ठीक है। ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, इस छोटा सा ये इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है, गारंटी है इस बात की। ठीक है। कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। वैसे भी यहाँ पर याद करेंगे। ठीक है। ठीक है। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। ठीक है। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होते देखते वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते। ठीक है। तथा सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था।
ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब श्लोक देखेंगे। अब देखिए दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक देखें, इनमें से आपका श्लोक 100% फंसना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्लोक क्या पहला आएगा, यहाँ पर सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजेत विद्या विद्यार्थी व तेजेत सुखम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको श्लोक लिख लेना। यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस टाइप से आपको संदर्भ लिख लेना, हिंदी अनुवाद लिख लेना। यहाँ पर देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, ठीक है, और विद्या प्राप्त करने वालों को सुख कहाँ। ठीक है, सुख की इच्छा करने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थियों को क्या त्याग देना, सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, क्या सुख चाहने वाले को, अगर आपने पढ़ ली तब भी हमको याद रहेगा, कुछ है नहीं, इतनी अच्छी कहानी है। ठीक है, सुख चाहने वालों को, इतना बेस्ट श्लोक है। ठीक है, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा करने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। इसी टाइप से जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेटे घटा सा हेतु। ठीक है, सर्व विधाना धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है, देखिए हिंदी अनुवाद, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक है, यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। ठीक है, क्या होता है, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म धन का संचय होता जाता है। एक और श्लोक देखेंगे, तीन में से आपका 100% फंस जाएगा एक। फिर देखिए तीसरा श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल बहुत बारे क्वेश्चन आ चुका है। ना चोरार्य ना चा राजहार्य ना भ्रात भाज्य ना चा भार कार्य। ऐसे हमको पढ़ने से लग रहा हो क्या कह रहा है यहाँ पर, व्यय व्यय कृते वर्धते एवं एवं नित्य विद्याधन धन सर्वधन प्रधानम। ठीक है, सर्वधन प्रधानम, यानी कि इसका मतलब क्या है, हिंदी अनुवाद, ऐसा विद्या धन ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है। ठीक है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता और ना ही भारकार है तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों से प्रधान है। ठीक है, सब धनों से प्रधान है यहाँ पर। ठीक है, कुछ है नहीं, लेकिन ना चोर आर्य, मतलब कि ऐसा विद्या धन है ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है। देखिए लिखा ना चोर चौराय ना चा राजहार्य, यही लिखा अपने आप समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा विद्या धन है ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भारकार है तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों से प्रधान है। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्या हम, ठीक है, अब ग्रामर देखेंगे हम, यानी कि व्याकरण देखेंगे हम। मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए आँख का तारा होना, ठीक है, यानी कि अत्यंत प्रियाय, वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे, मेरा पुत्र आँख का तारा है। ठीक है, फिर देखिए पानी पानी होना, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे, जब कालू मोबाइल चुराते पकड़ा गया वह शर्म से पानी पानी हो गया। ठीक है, जब कालू मोबाइल चुराते चुराते पकड़ा गया तब वह क्या हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया। ठीक है, फिर देखिए सावन हरे ना भादों सूखे, किस टाइप से लिखेंगे, सदा एक समान होना। ठीक है, इसका मतलब क्या, सदा एक समान होना। ठीक है, देखिए वाक्य प्रयोग किस टाइप से, मोहन इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक हर काम में वह सावन हरे न भादों सूखे ठीक करता है। यहाँ पर इस टाइप से लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वाक्य प्रयोग मतलब क्या होता है, यानी ये शब्द आ जाना चाहिए, लास्ट में आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, ये मेन चीज़ है यही। ठीक है, फिर देखिए अपना उल्लू सीधा करना, देखिए स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ पूरा करना, क्या करना, स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए उल्टी गंगा बहाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उल्टी गंगा मतलब प्रतिकूल काम, उल्टा काम करना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना। वाक्य प्रयोग किस टाइप से, अब सर्दियों आने को है तो गन्ने का रस बेचने की सूझी है। आप कोई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भाई उल्टी गंगा बहाने से क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से लिख देना, भाई उल्टी गंगा बहाने से क्या होगा। ठीक है, फिर देखिए गूलर का फूल होना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद दिखना बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलव्य बस तोड़ना नहीं, बहुत दिनों के बाद दिखना। ठीक है, वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे, मोहनलाल जैसा इंसान इस गांव में से मिलना जैसे गूलर और फूल के समान है यहाँ पर। ठीक है, गूलर और फूल के समान है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। ठीक है, देखिए काल यानी कि मृत्यु समय, काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु समय, बहुत से होते हैं लेकिन यहाँ पर सिंपल ये मृत्यु समय। शक्ति का ताकत सामर्थ्य, शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अरे आप होगी तो। ठीक है, शिव मतलब कि परामोज। ठीक है, परामोज। वर्ग मतलब कि श्रेष्ठ दूल्हा, यहाँ पर वर्ग बोला जाता है। यहाँ पर द्विज मतलब कि पक्षी वैश्य,
ठीक है, राग मतलब कि गाने की लय, रागनी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे क्या यहाँ पर पत्र देखेंगे हम। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे शाखा प्रबंधक। बोला गया कोई बैंक लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने यूनियन बैंक लिखी है यहाँ, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लिख देंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। ठीक है, जिला क्या होगा, गाजियाबाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश। फिर देखिए 20 किस पर आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे महोदय, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, महोदय लिखेंगे। देखिए सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार आपके बैंक में एक खाता खुलवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं एक राकेश कुमार आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ, ताकि बैंक की सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, जो भी सुविधाएं हैं बैंक का क्या करते हैं, लाभ प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, मैंने बैंक में खाता खुलवाने के लिए सभी आवश्यक, ठीक है, आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, फार्म के साथ संलग्न कर दिए, यानी कि सभी हमने जितने भी हमारे पास फॉर्म लगते हैं सभी हमने दे दिए हैं। ठीक है, एक साथ। ठीक है, आपसे निवेदन है कि मेरे आवेदन पर ध्यान देकर शीघ्र मेरा खाता खोलने में मेरी सहायता करें। ठीक है, मेरी क्या करें, सहायता करें यहाँ पर। फिर अतः मेरा खाता खोला जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः मेरा खाता खोला जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना, किसी टाइप से लिख देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे, यहाँ पर भवद लिख देंगे, यहाँ पर नाम मत डालना, यहाँ पर क्या मत डालना, नाम मत डालना, चाहे तारीख भी डाल लेना यहाँ पर। ठीक है, भवद लिख देंगे, काखा गा यहाँ पर। ठीक है, नाम मत डालना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, डेट भी इधर डाल लेना यहाँ पर, कहीं पर डेट डाल देना यहाँ पर। अब देखेंगे हम निबंध। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर देश में बेरोजगारी की समस्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बेरोजगारी का तात्पर्य आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि देश में कितनी बेरोजगारी है। देखिए बेरोजगारी की से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर, ठीक है, प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए क्या हो, तैयार हो। योग्य व्यक्ति, जो हमारे पास योग्य व्यक्ति मतलब कि जो अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे नंबर से, ठीक है, वो योग्य हो जाए। ठीक है, वही होता है योग्य था, काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, प्रचलित मजदूरी की दरों पर क्या काम करने के लिए तैयार हो। यही क्या होता है हमारे पास, बेरोजगारी से यही बेरोजगारी है। अब लिख लीजिए यहाँ पर, हेडिंग आप बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से हेडिंगों में लिखना, बेरोजगारी युवा वर्ग। ठीक है, बेरोजगार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेरोजगार युवा वर्ग। देखिए आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, बहुत होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है। क्या है, आज का युवा वर्ग है। आज का नवयुवक जो विश्वविद्यालय से अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। ठीक है, आप पढ़ लिख कर अच्छे से निकलते हैं, आपको कहीं काम मिलता है, नहीं मिलता है। इस देश में इतनी बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। क्या समस्या, जड़ क्या है बेरोजगारी की, देखिए रोजगार न मिलने के कारण युवा वर्ग निराशावादी बन जाता है। ठीक है, निराशावादी बन जाता है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। ठीक है, मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी किसी भी देश का अथवा समाज के लिए अभिशाप है। ठीक है, क्या है, अभिशाप है। फिर देखिए बेरोजगारी का कारण क्या है, कौन से कारण से फैल रही है। देखिए हमारे देश में बेरोजगारी निम्न कारण है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या बहुत ही इसलिए बेरोजगारी यहाँ पर। ठीक है, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ठीक है, औद्योगिकरण की उपेक्षा। ठीक है, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ठीक है, कुटीर की जनसंख्या में वृद्धि, कमा ला सकते हैं, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ठीक है, औद्योगिकरण की उपेक्षा। ठीक है, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि की, ठीक है, कृषि का पिछड़ापन। ठीक है, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी यहाँ पर। ठीक है, कुशल एवं यानी कि प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी लिख लीजिए। हेडिंग इस टाइप से आपको लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ इसलिए निबंध याद नहीं किया जाता, हमको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर, बस लिख देना है। कोई सेम टू सेम थोड़ी ना लिखना है आपको, लिखकर इस टाइप से बता दिया आपको, इस टाइप से लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए बेरोजगारी दूर करने के ऊपर किस टाइप से हो सकती है दूर। देखिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण, जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस पर नियंत्रण करना होगा हमें। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। ठीक है, प्रणाली में क्या होना चाहिए, व्यापक परिवर्तन, कुटीर उद्योगों का विकास औद्योगिकरण। ठीक है, सहकारी खेती। ठीक है, सहकारी खेती होनी चाहिए, सहायक उद्योगों का विकास। ठीक है, राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य आदि का विस्तार करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिख लेना। ठीक है, उपसार लिखेंगे यहाँ पर। देखिए हमारी सरकार, ठीक है, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। ठीक है, परिवार नियोजन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, ठीक है, कच्चे मालों क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। कृषि भूमि की चकबंदी, चकबंदी मतलब एक जगह खेत, लेकिन जगह जगह, देखिए कहीं दूसरी जगह खेत होता है, कहीं दूसरी जगह होता है, लेकिन एक जगह होना चाहिए, चकबंदी होती है, ठीक है। चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, नए नए उद्योगों की होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा योजना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं, ठीक है, जो बेरोजगारी दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनको अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। पढ़ लेना इस टाइप से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ध्यान, गद्यखंड पद्यखंड, तो गद्यखंड में वो आता है, आपने यहाँ छांट सकते हो, उसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। छाट, उसमें पाठ का नाम याद कर लेना और लेखक का नाम याद कर लेना, बस हो जाएगा काम यहाँ पर। पट उस फिर पद्यखंड में पाठ का नाम याद करना, लेखक का याद कर लेना, एक बार व्याख्या पढ़ लेना, बस किताब से हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक, कुछ होता ही नहीं उनमें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।